हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज अर्थक्वेक्स। प्रीवियस सेशंस में हमने लाइटनिंग को डिस्कस किया है कि लाइटनिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होती है, कैसे हमें स्काई में क्लाउड्स के बीच में बिजली चमकते हुए दिखाई देती है, कैसे ये बिजली अर्थ सरफेस पर आ जाती है और अर्थ सरफेस पर आने के बाद कभी किसी पेड़ पे गिर जाती है, कभी किसी बिल्डिंग पे गिर जाती है और तो और ये बिजली कभी कभी इंसानों के ऊपर भी गिर जाती है। यानी कि प्रीवियस सेशंस में हमने लाइटनिंग को डिस्कस कर लिया है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको दो ही नेचुरल फिनोमेना पढ़ने हैं। लाइटनिंग को हम पढ़ चुके हैं और अब बारी आती है अर्थक्वेक्स को पढ़ने की कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और क्यों ये अर्थक्वेक्स इतना मेजर या आप बोल सकते हो कि इतना ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के हमारे इस सेशन में। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर कि आज के इस सेशन में हम एग्जैक्टली क्या करेंगे। आज हम बात करेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। तो चलो जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति करे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक्स को। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। यानी कि अर्थक्वेक क्या है, एक भूकंप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ अ सडन शेकिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ। यानी कि जो हमारा जो पूरा एक प्लैनेट अर्थ है ना, ये जो प्लैनेट अर्थ है ये अजीब तरीके से शेक करने लगता है, या आप बोल सकते हो कि इसमें ट्रेम्बलिंग होने लगती है, कंपन होने लगता है। इसी कंपन को, इसी शेकिंग को, ट्रेम्बलिंग को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, एक अर्थक्वेक बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपन होता है, ये जो शेकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग होती है प्लैनेट अर्थ की, ये ना बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है कि लगातार 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगातार क्या हो रहा है, अर्थ शेक करती ही जा रही है ना, कंपन उसमें होता ही जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम समय के लिए अर्थ क्या करती है, शेक करती है, उसमें ट्रेम्बलिंग होती है। कम समय आप मान सकते हो कितना, 1 मिनट, 2 मिनट। लेकिन ये जो ट्रेम्बलिंग है, ये जो शेकिंग है, ये कभी कभी इतनी ज़्यादा विग्रस हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। आई बात समझ में? तो अर्थक्वेक की डेफिनेशन को हमने क्या समझा है, कैसे समझा है कि एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कि अर्थक्वेक में होता क्या है कि जो अर्थ है वो शेक करने लगती है, उसमें कंपन होने लगता है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है। लेकिन ये जो ट्रेम्बलिंग है, ये जो कंपन है, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, या अगर बार बार अर्थक्वेक्स आ भी रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि रुक रुक के आते हैं। जैसे कि अभी आ गया, फिर इसके बाद में 15 से 10 मिनट बाद फिर से एक बार जो है ना, फिर से ऐसा लगा कि क्या होने लगा है, जो अर्थ है वो कांपने लग गई है। फिर इसके बाद में फिर 5-10 मिनट का ब्रेक हुआ, 20 मिनट का ब्रेक हुआ, और फिर से जो है ना ऐसा लगा कि अर्थ में क्या होने लगा है, एक तरह से वाइब्रेशन होने लगा है। अर्थ जो है, जिस अर्थ सरफेस पे हम खड़े हैं, वो क्या होने लगा है, कांपने लग गया है। ठीक है, तो बार बार आ सकता है अर्थक्वेक, लेकिन हाँ, टाइम इंटरवल्स उनके बीच में होते हैं कि एक बार आ गया, फिर 20 मिनट का गैप, फिर दूसरी बार आ गया, फिर 15 से आधे घंटे का गैप, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर एक बार अर्थ शेक करना शुरू करती है तो ऐसा नहीं कि वो बस ऐसी करती जा रही है, नहीं करेगी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करेगी। इतना समझ में आया? चलिए, नाउ अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ओवर द अर्थ। अब ये क्या बात हुई भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो पूरे टाइम अर्थ पर होते ही रहते हैं। यानी कि पूरे टाइम हमारी जो अर्थ है वो शेक करती ही रहती है, उसमें ट्रेम्बलिंग होती रहती है, कंपन होता ही रहता है। तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता है? अगर हम बोल रहे हैं कि अर्थक्वेक में आप बोल सकते हो कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो पूरे टाइम होते ही रहते हैं अर्थ पर, पूरे टाइम जो अर्थ है वो ऐसे 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 शेक करती रहती है, ट्रेम्बलिंग होती रहती है, कंपन होता रहता है, तो फिर वो हमें रियलाइज़ क्यों नहीं होता है? और जब सच में अर्थक्वेक्स आते हैं तो फिर हमें क्यों रियलाइज़ होता है कि देखो हाँ, अर्थक्वेक्स आ चुका है, या भूकंप आ गया है?
तो हमें रियलाइज़ क्यों होता है और यूजुअली हमें रियलाइज़ क्यों नहीं होता? देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ दीज अर्थक्वेक्स आर सो माइल्ड दैट दे आर नॉट इवन नोटिस्ड या फेल्ट बाय अस। जो पूरे टाइम अर्थ, जैसा कि यहाँ पे जो लिखा गया है उसकी अगर हम माने कि पूरे टाइम क्या हो रहा है, अर्थ में अर्थक्वेक्स आ ही रहे हैं, लेकिन वो अर्थक्वेक्स आप बोल सकते हो कि अधिकतर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो इतने माइल्ड होते हैं कि हम उनको रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने यहाँ पर आकर के क्या करा है, किसी ने टच किया है धीरे से, तो आपको रियलाइज़ भी नहीं करोगे आप कि आपको किसी ने आकर के टच किया है। और किसी ने अगर आपको ऐसे दबा दिया है आकर के, या आपको किसी ने आके मार दिया है, तो रियलाइज़ होगा कि नहीं होगा। तो जब आपको कोई टच कर रहा है तो वो टच आप बोल सकते हो कि इतना माइल्ड है कि आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर किसी ने आकर के मार दिया या चिमटी काट दी, या आप बोल सकते हो कि किसी ने क्या करा है, अपनी उंगली ही जो ना गड़ा दी है, तो फिर आपको वो रियलाइज़ होगा। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, लेकिन अधिकतर जो अर्थक्वेक्स हैं वो इतने माइल्ड होते हैं कि वो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट बट दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन कभी कभी जो भूकंप आते हैं वो आप बोल सकते हो कि उनकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा वो डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डैमेज कॉज करते हैं। हाँ, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ऐसा नहीं है कि अभी आया और कल फिर से आ जाएगा, परसों फिर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, यानी कि वो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसीलिए मेजर अर्थक्वेक्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। नाउ earthquakes can cause immense damage to houses, other buildings, bridges, dams, people, etc. अब आप खुद ही सोचो, earthquake आ कहाँ रहा है, अर्थ के सरफेस पर आ रहा है ना, अर्थ के सरफेस पर आ रहा है। तो अर्थ के सरफेस पे तो सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, पेड़ और क्या क्या, घर, ये सब कुछ कहाँ होते हैं, ये अर्थ सरफेस से ही तो जुड़े होते हैं ना। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी जो फाउंडेशन है वो आपको कहाँ डालनी पड़ेगी, अर्थ सरफेस पर ही डालने लगेगी। अब जब अर्थ का सरफेस ही क्या हो रहा है, ऐसे 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 हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, या वाइब्रेट छोड़ो, वो प्रॉपरली क्या हो रहा है, शेक हो रहा है, उसमें ट्रेम्बलिंग हो रही है, तो अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी भी चीज़ें होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो डैमेज हो ही जाएंगी ना। अगर फाउंडेशन ही कमज़ोर पड़ जाती है घर की, तो पूरा का पूरा जो घर है, जो बिल्डिंग है, वो तो ढह जाएगी ना। इसीलिए तो जब भी अर्थक्वेक आता है, मतलब जब एक मेजर अर्थक्वेक आता है जिस भी रीजन में आया है, उस रीजन में आप बोल सकते हो कि जो घर वगैरह जो होते हैं वो पूरे गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ कहाँ है, अर्थ सरफेस के कॉन्टेक्ट में ही है। हम खुद कहाँ खड़े हैं, अर्थ सरफेस पे तो खड़े हैं। और अगर इसी अर्थ सरफेस के ऊपर क्या आ गया, भूकंप आ गया, ये अर्थ सरफेस ही क्या करने लगा, हिलने लगा, तो फिर डैमेज तो होगा ना। जो भी इस चीज़ के ऊपर प्रेजेंट है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, उसमें डैमेज होगा, उस पर डिस्ट्रक्शन होगा, पेड़ गिर जाएंगे, पोल्स गिर जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी, है कि नहीं। चलिए, अ लॉट ऑफ पीपल गेट किल्ड when they get buried under the debris of collapsed houses and other buildings during an earthquake. अब ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब किसी को पता तो होता नहीं है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। सपोज शाम का टाइम है, रात का टाइम है, बच्चे भी अपने स्कूल से जो है ना घर आ चुके हैं, लोग अपने ऑफिस से जो है घर आ चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और अचानक से क्या हुआ, अर्थक्वेक आया। और इतने ज़ोर से अर्थक्वेक आया कि उनकी जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है, जो कि कहाँ है, अर्थ सरफेस पर है, वो फाउंडेशन ही क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है, जिसके कारण पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो ढह गई, बिल्डिंग गिर गई। तो उस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो मलबे के ऊपर, मतलब मलबे के नीचे आकर के दब जाएंगे। डेब्रिस मतलब क्या होता है, मलबा ही होता है ना। तो बिल्डिंग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, वो सब कुछ गिर जाता है। तो वो जो डेब्रिस होता है, वो जो मलबा होता है, उसके नीचे लोग दब जाते हैं और दबने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। अगर टाइम पर उनको मदद मिल गई तो वो बच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर भाई सीधी सी बात है, एक पूरी बिल्डिंग जब गिरती है तो हो सकता है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है ना, और मतलब उस समय थे उस बिल्डिंग में लोग, तो जब वो बिल्डिंग गिरेगी ना, तो उसमें से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो टाइम है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। एकदम से जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अर्थक्वेक
बार बार आ सकते हैं। जैसे एक बार बहुत ही तेज इंटेंसिटी का क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया है, जिसके कारण बिल्डिंग जो है ना गिर गई है। अब क्या हुआ, इतने में लोग आए कि भैया बिल्डिंग का जो मलबा है उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ हमें बचाओ, है ना, हम दबे हुए हैं यहाँ पे। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मलबे में ही क्या हो रहे हैं, घुस रहे हैं। अचानक से क्या हुआ, फिर से जो है ना अर्थक्वेक आ गया। तो जो बचा कुचा आप बोल सकते हो कि जो भी फ्लोर थे वो और नीचे गिर गए। तो जो लोग गए थे बचाने के लिए वो खुद ही दब गए। तो इसीलिए जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है। ये मेक श्योर कर लेते हैं कि भाई अब जो है ना और अर्थक्वेक नहीं आने वाले हैं, फिर उसके बाद में लोगों को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है वो शुरू होता है। वरना क्या होगा, जो लोग बचाने जाएंगे वही जो है ना मलबे में दब जाएंगे, फिर उनको कौन बाहर निकालेगा। तो एक बार जब अर्थक्वेक, एक मेजर अर्थक्वेक जब आता है, तो थोड़ा सा संभलने के लिए टाइम लगता है कि यार एक बड़ा सा कंपन हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है, अब हो सकता है कि थोड़ा और मतलब 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद हो सकता है कि एक बार और अर्थक्वेक आ जाए। हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी पहले वाली जितनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो अर्थक्वेक आए वो भी डेंजरस ही हो। आई बात समझ में। सो अर्थक्वेक्स कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। तो बेसिकली जो अर्थक्वेक हैं वो बाढ़, लैंडस्लाइड और सुनामीज भी जो है कॉज कर सकता है। अ मेजर अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। और जो एक मेजर, एक जो डेंजरस अर्थक्वेक होता है वो क्या कर सकता है, जाने भी ले सकता है, और प्रॉपर्टी को जो लॉस होगा वो तो होगा ही। खैर, अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इंडिया में जो एक मेजर अर्थक्वेक हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 2001 में हुआ था, भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। अनदर मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. ठीक है, a great loss of human life and property, house and other buildings etc. occurred in both these earthquakes. जैसे कि आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में हुआ क्या है, अर्थक्वेक आया है और जो पूरी बिल्डिंग है, मतलब अर्थक्वेक आया था और जो पूरी बिल्डिंग है वो क्या हो गई है, नीचे गिर गई है। मतलब आप समझ सकते हो एक बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग होती है ना, लेकिन जब भी भूकंप आता है ना, तो अगर आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे कभी किसी भूकंप के वीडियोस देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पेड़, पोल्स वगैरह, वो एकदम ऐसा लगता है कि पत्ते के समान, जैसे कि पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं ना, वैसी पूरी की पूरी बिल्डिंग भी जो है ना गिर जाती है। कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय होने में, क्योंकि अर्थक्वेक्स इतने ज़्यादा मेजर होते हैं। वो जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो जो शेकिंग हो रही है, वो उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी फाउंडेशन है किसी भी बिल्डिंग की, घर की, वो फाउंडेशन ही गिर जाती है, वो फाउंडेशन ही धंस जाती है अर्थ में जाकर के, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी क्या हो जाती है, कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग फंसे होते हैं उस बिल्डिंग में, उन घरों में, उनके लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है। Now, a major tsunami caused by an earthquake occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक के कारण हम बोलते हैं कि सुनामी वगैरह भी हो जाती है, तो अर्थक्वेक के कारण ही एक मेजर सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, कहाँ, इंडियन ओशियन में। All the coastal areas around the Indian Ocean suffered huge loss of life and property during this tsunami. यानी कि जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी तो उसके आसपास का जितना भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज हुआ था, लोगों की जानें चली गई थी, प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था। फिर लिखा गया है यहाँ पे कि अर्थक्वेक्स आर द डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, कि डेफिनेटली अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, नेचुरल फिनोमेना होते हैं, लेकिन कैसे, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और डैमेज कॉज करते हैं ये सभी के सभी भूकंप या अर्थक्वेक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना सच एज साइक्लोन्स एंड लाइटनिंग can be predicted in advance to some extent so that we get some time to take measures to protect ourselves and minimize the damage to life and property। यानी कि अब यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ अर्थक्वेक्स को हम जो है ना डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना नहीं बोल सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि साइक्लोन्स एंड लाइटनिंग। लेकिन इनकी एक अच्छी बात क्या होती है,
अच्छी बात क्या, आप बोल सकते हो कि लाइटनिंग और साइक्लोन्स का एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि कई हद तक इनको पहले से एडवांस में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जो मौसम विभाग वाले होते हैं ना, वो पहले से बता देते हैं कि सुनो तूफान आ सकता है यहाँ यहाँ और इस टाइम पर, और बिजली गिर सकती है, बाहर का मौसम ख़राब हो रहा है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो सोसाइटी को अलर्ट कर देते हैं कि बिजली गिर सकती है, तूफान आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं। तो एटलीस्ट लोग जो है ना अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, और आप बोल सकते हो कि अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर पाते हैं, ताकि लोगों की जानें ना जाएं, प्रॉपर्टी को नुकसान जो है ना थोड़ा सा कम हो। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स की, तो अर्थक्वेक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज नॉट सो केस इन द अर्थक्वेक्स। क्यों? Earthquake is a destructive natural phenomena which cannot be predicted in advance. अर्थक्वेक्स के बारे में सबसे बुरी बात क्या होती है, डेंजरस तो ये वैसे भी होते हैं अर्थक्वेक्स, लेकिन सबसे बुरी बात क्या होती है कि इनको आप पहले से बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मौसम विभाग वाले बता देते हैं ना कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है, इस समुद्र में तूफान आने वाला है। तो क्या होता है कि जितने भी मछुआरे होते हैं, समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो उन लोगों को अलर्ट करवा दिया जाता है कि भाई इस टाइम पे, इस दिन पे इस समुद्र में, इस ओशन में तूफान आ सकता है, तो उस टाइम पे आप समुद्र में मत जाइएगा, है ना। सुनामी, फ्लड्स वगैरह के बारे में प्रिडिक्शन हो जाती है। आसपास का जो एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं, वो गांव वगैरह जो है ना खाली करवा दिए जाते हैं कि भाई अगर सुनामी आ गई तो एटलीस्ट लोगों की जाने तो ना जाएं। प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान हो रहा है तो वो तो गवर्नमेंट कंपनसेट कर देगी, लेकिन एटलीस्ट जाने ना जाए, है ना। फिर इसके अलावा अगर बिजली गिरने वाली होती है तो मौसम विभाग इसके बारे में भी बता देते हैं कि सुनो मौसम ख़राब हो रहा है, तो लोग भी समझ जाते हैं कि भाई पता है कि तूफान आने वाला है, पता है बारिश होने वाली, बिजली गिरने वाली, तो फिर हम घर से अपने क्यों निकलें। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लिया, एटलीस्ट उनकी जानें तो नहीं गई। प्रॉपर्टी को जो लॉस हुआ है वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उनकी जान तो बच गई। लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स की, तो इनको मौसम विभाग वाले भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ये नहीं पता चल पाता है पहले से कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है, कब आने वाला है और कितनी इंटेंसिटी का आने वाला है। कभी कोई नहीं बता सकता है, अचानक से ही हो जाता है जो भी होता है। सो नोबडी कैन टेल when and where an earthquake will occur. This unpredictable nature of earthquakes make them even more dangerous. और ये जो unpredictable nature है ना earthquakes का, ये उनको कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बनाता है। earthquakes वैसे भी खतरनाक ही होते हैं, लेकिन बात ये है ना कि उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से earthquakes और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। They are even more dangerous, right? चलो, अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अब हमें अर्थक्वेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वो हमें समझना है। और वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमें अर्थ का जो अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियर होगा। अर्थ की ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अर्थ की इन तीनों ही लेयर्स के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जब आपको अर्थ का स्ट्रक्चर समझ में आएगा ना, तब जा करके आपको अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो अर्थ की जो आप बोल सकते हो कि जो पूरा प्लेनेट अर्थ है वो 3 लेयर्स से बना होता है। कौन कौन सी लेयर्स हैं याद कर लो अभी के अभी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, कोर आप बोल सकते हो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है अर्थ की, और मेंटल इन दोनों के ही बीच में आती है, ये मिडिल लेयर होती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या है, पूरी हमारी प्लैनेट अर्थ है, इसका बाहर वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। बीच में क्या आती है, ये पूरी क्या है, ये मेंटल है, ठीक है। मेंटल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसके अलावा ये पूरा क्या है, ये पूरा है कोर, ये सबसे डीपेस्ट लेयर होती है अर्थ की, और इसको भी अगेन हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। इस डायग्राम से भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, पूरी की पूरी कोर है, ये अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है कोर, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आप बोल सकते हो कि क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोर की। अच्छा, कोर को पढ़ने के भी पहले मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं ये समझा दूँ कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे।
तो हुआ ये कि ये बहुत ही पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात? 1-2 साल नहीं, 10 साल पुरानी बात नहीं, ये बात है बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या हुआ था? अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था? तो बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे, चट्टानें आ रही थी वो आपस में आकर के टकरा रहे थे, और उनके बीच में ये जो टकराव हो रहा था, ये जो कोलिजन हो रहा था, इसके कारण क्या हो रहा था? काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। आई बात समझ में? तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टानें आपस में आकर के टकराए, जिसके कारण उनके बीच में कोलिजन हुआ उनके बीच में, और इस कोलिजन के कारण उनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, और इस फ्रिक्शन के कारण, इस रगड़ के कारण हीट प्रोड्यूस हुई। और हीट कोई थोड़ी बहुत प्रोड्यूस नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई थी। इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई कि जब पूरे अर्थ प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ ना, तो ये पूरी की पूरी अर्थ क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्म थी। इतनी गर्म थी कि इस प्लैनेट अर्थ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है, उसकी लाइफ का जो सर्वाइवल है, वो इम्पॉसिबल था। यानी कि आज तो आप देखते हो ना कि अर्थ सरफेस पे कितने सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम खुद रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, क्या क्या नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस समय प्लैनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ये पूरा का पूरा जो प्लैनेट अर्थ है वो इतना ज़्यादा गर्म था कि इसके ऊपर लाइफ के सर्वाइवल का जो चांस है वो था ही नहीं। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि आउटर मोस्ट सरफेस जो है वो अर्थ का, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। फिर अच्छा, इसके भी पहले हम बोलते हैं कि कुछ ज्वालामुखी वगैरह फटे थे अर्थ के अंदर से, तो बाहर जो है ना एक गैस निकली थी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स या स्टीम। आई बात समझ में? जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, उस समय पूरी की पूरी प्लैनेट अर्थ बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ करती थी, इतनी गर्म कि वहाँ पे लाइफ के सर्वाइवल का चांस था ही नहीं। प्लस वहाँ पे पानी भी नहीं होता था। आज तो भैया कितना पानी है अर्थ पर, है ना, प्लैनेट अर्थ पर, लेकिन जिस समय फॉर्मेशन हुआ था उस समय पानी नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि आप बोल सकते हो कि जब ज्वालामुखी वगैरह फटे, वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ, तो कुछ एक गैस निकल गई इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में एक गैस बाहर निकली। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अर्थ का जो सरफेस है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। जैसे ही अर्थ का सरफेस ठंडा हुआ तो गैस जो थी वो भी क्या हो गई? कंडेंस हो गई। कंडेंस होकर के आप बोल सकते हो कि वो लिक्विड के फॉर्म में अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है गिरने लग गई, यानी कि अर्थ के सरफेस पर बारिश होने लग गई। और ये जो बारिश हुई ना अर्थ सरफेस पर, ये कुछ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं हुई, बल्कि कई सेंचुरीज तक अर्थ सरफेस के ऊपर बारिश होती ही रही। आई बात समझ में? कि जो भी ज्वालामुखी वगैरह फटे उससे एक गैस बाहर निकली इन द फॉर्म ऑफ स्टीम या फिर वेपर्स। अर्थ का सरफेस थोड़ा सा ठंडा हो गया, जिसके कारण ये गैस कंडेंस हो गई लिक्विड में, और फिर इसके बाद में ये जो लिक्विड है ये बारिश के फॉर्म में अर्थ सरफेस के ऊपर आकर के गिरने लगा, यानी कि अर्थ सरफेस पर बारिश होने लगी। और ये जो बारिश है ये सेंचुरीज तक, कई सेंचुरीज तक होती रही, जिसके कारण अर्थ का सरफेस इतना ठंडा हो गया कि अब इस सरफेस के ऊपर लाइफ के सर्वाइवल के चांसेस हैं। चांसेस क्या? बाकायदा यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम खुद भी तो जी रहे हैं अर्थ सरफेस पे कि नहीं जी रहे हैं? आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अर्थ का पूरा फॉर्मेशन हुआ था। तो अर्थ का जो सरफेस है ये तो अभी ठंडा हो गया है, इतना ठंडा हो गया है कि हम यहाँ पे रह पा रहे हैं, है ना, लाइफ सर्वाइव कर पा रही है। लेकिन अगर अभी भी आप अर्थ की डीपर लेयर्स में जाओगे ना, तो डीपर लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो अभी भी आपको गर्म मिलेगा। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है अर्थ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यार से कोर बोलते हैं, ये अभी भी बहुत गर्म है। इतनी गर्म है कि वहाँ जाओगे ना, तो जाओगे क्या? नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो इतनी गर्म है ना, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जैसे कि सन पे कोई नहीं जा सकता क्योंकि सन बहुत गर्म होता है, वैसे ही अर्थ की जो डीपर लेयर है, सबसे डीपेस्ट लेयर है अर्थ की जो कोर, इनर मोस्ट लेयर, वो बहुत गर्म है, वहाँ पे नहीं जा सकते हो आप। आई बात समझ में? तो इस तरीके से प्लैनेट अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, और टेम्परेचर जो है सरफेस का अब कम हो गया है, लेकिन डीपर लेयर्स का अभी भी टेम्परेचर हाई ही है। अब देखो कोर के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ द सेंटर एंड द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो कोर है वो अर्थ का सेंटर होता है, और आप बोल सकते हो कि ये हॉटेस्ट लेयर है अर्थ की। 3 लेयर है ना अर्थ की, कौन कौन सी? कोर, मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। तो तीनों में से आप बोल सकते हो कि सबसे हॉटेस्ट लेयर कौन है अर्थ की? तो वो कोर ही है, और ये सबसे अंदर भी पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है। द इनर कोर इज सॉलिड एंड मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल विथ टेम्परेचर अप टू 5500 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? टेम्परेचर देख लो ज़्यादा कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। किसका? अर्थ के सबसे डीपेस्ट लेयर का, कोर का। इतने हाई टेम्परेचर पर
क्या आप कोर की तरफ जा सकते हो, कोर में जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, पिघल जाएंगे बिल्कुल, पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई इंसान गया भी था अंदर। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो कोर है वो जो इनर कोर है, अच्छा कोर की बात भी अगर हम कर रहे हैं तो कोर को भी जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, देखो आउटर और इनर कोर में कोर को डिवाइड किया गया है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द इनर कोर इज सॉलिड, जो अंदर वाली कोर है वो कैसी है, सॉलिड है, और वो आयरन और निकल की बनी है। आयरन और निकल क्या है, दोनों ही एलिमेंट्स हैं, हमने पढ़े हैं ना प्रीवियस चैप्टर में। चलो फिर इसके बाद में इनर कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब आउटर कोर के बारे में क्या बोला गया है कि इज सिमिलर टू अ वेरी हॉट बॉल ऑफ मेटल्स, यानी कि आपके पास एक बॉल है मेटल्स की और वो बॉल कैसी है, बहुत ही गर्म है। तो एक ऐसी हॉट मेटल्स की बॉल को कौन रिजेंबल करता है, तो अर्थ का जो आउटर कोर है वो। आई बात समझ में? इनर कोर के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो कोर जो है वो सबसे सेंटर में पाई जाती है, सबसे डीपेस्ट लेयर है अर्थ की और सबसे हॉटेस्ट लेयर है। अब कोर को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में, आउटर और इनर। आउटर वाली जो है ना वो आप बोल सकते हो कि सॉलिड स्टेट में होती है, सॉरी इनर वाली जो है, ठीक है। कोर को हमने डिवाइड कर दिया आउटर और इनर में। तो जो इनर कोर है वो किसकी बनी हुई है, निकल और आयरन की, और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में होती है। टेम्परेचर कितना है उसका, 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो उसके बाहर वाली कोर है, आउटर कोर जो है, आउटर वाला जो पार्ट है कोर का, वो किसको रिजेंबल करता है, तो मेटल की बॉल को, है ना, बहुत सारे मेटल्स की एक बॉल को रिजेंबल करता है, और वो बॉल भी कैसी है, काफ़ी गर्म है। whose temperature is around 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट to 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा है कि फ़ारेनहाइट का मतलब क्या है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो फ़ारेनहाइट क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास किसी वज़न को नापने की अलग अलग यूनिट्स होती है ना, हम वज़न को क्विंटल में भी नापते हैं, पाउंड्स में भी नापते हैं, किलोग्राम्स में भी नापते हैं, ग्राम्स में भी नापते हैं। सिमिलरली टेम्परेचर को नापने के लिए भी 3-4 यूनिट हो सकती हैं। एक यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होती है केल्विन, ठीक है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो वहाँ पर टेम्परेचर को अधिकतर हम केल्विन स्केल में ही नापते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आउटर कोर है इसका टेम्परेचर कितना है, 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 9000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये जो टेम्परेचर है, मतलब आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो इनर कोर से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि कम होता है, ठीक है। चलो, इट इज़ सो हॉट दैट द मेटल्स इनसाइड आर ऑल इन लिक्विड स्टेट। और ये जो आउटर कोर है इसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इस आउटर कोर में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। भाई इनर कोर में भी मेटल्स थे, कौन कौन से, आयरन और निकल। इनर कोर भी मेटल्स की बनी हुई थी और इनर कोर में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा था, 5500 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन तब भी इनर कोर कैसी थी, सॉलिड स्टेट में थी। लेकिन जो आउटर कोर है उसका जो टेम्परेचर है वो इनर कोर से क्या है, कम है। गर्म तो वो भी है, आउटर कोर भी गर्म है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो इनर कोर से कैसा है, कम है। लेकिन फिर भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आउटर कोर में पाए जाने वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। द आउटर कोर इज लोकेटेड अराउंड 1800 माइल्स अंडर द क्रस्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली 1400 माइल्स थिक। अगर आउटर कोर की थिकनेस को देखा जाए तो जो आउटर कोर है वो 1400 माइल्स थिक होती है। It is composed of metals such as iron and nickel. The outer core surrounds the inner core. जैसे कि ये इनर कोर है तो इसको सराउंड करने वाली कौन होगी, आउटर कोर होगी। तो अंदर इनर कोर और बाहर आउटर कोर। इनर कोर कैसी है, सॉलिड स्टेट में है, और आउटर कोर कैसी है, लिक्विड स्टेट में है। हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, इनर कोर का, और आउटर कोर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है। ऐसा क्यों, चलो देखते हैं। द इनर कोर has pressures and temperatures so high that the metals are squeezed together and not able to move like a liquid but are forced to vibrate instead of solid। माना कि इनर कोर में जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ज़्यादा है आउटर कोर के कंपैरिजन में, लेकिन इनर कोर में ना
प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनर कोर को बनाने वाले जितने भी मेटल्स हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, पिचक जाते हैं और अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं मेटल्स। इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने के बावजूद इनर कोर कैसी है, सॉलिड है, और आउटर कोर कैसी है, लिक्विड है, क्योंकि प्रेशर भी तो ज़्यादा है ना भाई। सबसे डीपेस्ट लेयर है इनर कोर, है ना। कोर खुद ही में क्या है, सबसे डीपेस्ट लेयर है अर्थ की, और कोर में भी जो इनर कोर है वो तो सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ही पड़ जाता है, तो सभी के सभी जो मेटल्स हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, राइट। चलो, तो ये कहानी थी किसकी, कोर की। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर वाली लेयर की, यानी कि मेंटल की। So mantle is the widest section of the earth. Its thickness is approximately 2900 kilometers. तो आप बोल सकते हो कि जो मेंटल है वो वाइडेस्ट सेक्शन होता है पूरे अर्थ का। सबसे चौड़ी लेयर अगर हम देखें अर्थ की, वो कौन सी होती है, मेंटल ही होती है, और उसकी थिकनेस देखो कितनी होती है, 2900 किलोमीटर की होती है। द मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ सेमी मोल्टन रॉक नोन एज मैग्मा। तो जो मेंटल है वो किसका बना होता है, आधा पिघला हुआ रॉक का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंटल को भी हम दो लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल भी हम बोलते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों की बनी होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल में जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं। क्यों पिघल जाते हैं, क्योंकि भाई मेंटल, ये जो लोअर मेंटल है इसके नीचे कौन है, कोर है ना भाई, ये आपकी पूरी कोर है, और इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है मेंटल। तो अगर हम मेंटल के तरफ से सोचें तो ऊपर वाली जो मेंटल है उसके नीचे तो फिर भी क्या है, लोअर मेंटल है, लेकिन लोअर मेंटल के नीचे कौन है, आउटर कोर है, और आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। लिक्विड क्यों है आउटर कोर, क्योंकि आउटर कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जो भी हीट वगैरह होती है ना आउटर कोर की, वो कहाँ चली जाती है, लोअर मेंटल वाली लेयर में चली जाती है। मेंटल की जो लोअर लेयर है, लोअर मेंटल, उसमें जो है आउटर कोर की थोड़ी बहुत हीट चली जाती, क्योंकि बिल्कुल सटे हुए हैं ना, कि ये रहा क्या आउटर कोर और उसके बगल में क्या है, लोअर मेंटल है। तो आउटर कोर की जो एनर्जी है वो थोड़ी बहुत, हीट एनर्जी थोड़ी बहुत, हम बोलते हैं कि लोअर मेंटल में चली जाती है, जिसके कारण लोअर मेंटल में जो भी पत्थर वगैरह होते हैं, चट्टाने होती हैं, वो पिघल जाते हैं, और ऐसे ही पिघले हुए रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो, कहाँ गया, कि द मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ सेमी मोल्टन रॉक known as magma. The rock is hard in the upper part of the mantle, but lower down the rock is softer and begins to melt. जो upper mantle है उसमें जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, आप बोल सकते हो कि हार्ड हैं, लेकिन जो लोअर आप बोल सकते हो कि मेंटल है उसमें जो पत्थर हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इनफैक्ट पिघलने लग जाते हैं। द रीजन बिहाइंड द प्लेट्स, अच्छा ये सेंटेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इस सेंटेंस के ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेंटल के बारे में इतना। अच्छा और भी है, हीट कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ वार्म्स द मेंटल, दिस हीटिंग सेट्स अप ह्यूज कन्वेक्शन करेंट्स इन द मेंटल। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोअर मेंटल है उसके जस्ट नीचे कौन है, कोर है। कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो हीट है वो कोर से निकल के कहाँ आ जाती है, मेंटल में आ जाती है, और इसीलिए तो मेंटल के जो पत्थर हैं लोअर मेंटल के वो पिघलने लगते हैं और मैग्मा बन जाता है। द जायंट कन्वेक्शन करेंट्स occurring in the mental can make mental move very slowly। अब होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे बताया ना कि हीट कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ वार्म्स द मेंटल, जो भी कोर से हीट आ रही है वो क्या कर रही है, मेंटल को गर्म कर रही है, मेंटल का टेम्परेचर बढ़ा रही है, तभी पत्थर पिघल रहे हैं। दिस हीटिंग सेट्स अप ह्यूज कन्वेक्शन करेंट्स इन द मेंटल, और इस हीटिंग के कारण आप बोल सकते हो कि कन्वेक्शन करेंट्स बहने लगते हैं कहाँ, मेंटल में, और इन कन्वेक्शन करेंट्स के कारण ही जो मेंटल है वो क्या करता है, धीरे 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 आप बोल सकते हो कि मूव करता है। आई बात समझ में। देखो जो अपर मेंटल है ना वो बहुत चौड़ा नहीं है, हालांकि पूरा का पूरा मेंटल जो है वो काफ़ी चौड़ा है, सबसे वाइड सेक्शन जो है अर्थ का वही है, 2900 किलोमीटर्स उसकी पूरी चौड़ाई होती है, थिकनेस होती है, लेकिन जो अपर मेंटल है वो आप बोल सकते हो कि बहुत चौड़ा नहीं है। ज़्यादा चौड़ा कौन होता है, इनर मेंटल ही होता है ना। जो लोअर मेंटल है वो ज़्यादा चौड़ा है, और लोअर मेंटल के लिए हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, उसके पत्थर कैसे हैं, पिघले हुए हैं, वहाँ पे क्या है, मैग्मा है। तो आप बोल सकते हो कि जो लोअर मेंटल है वो समहाउ क्या कर सकता है, थोड़ा सा फ्लो कर सकता है, क्योंकि वो पिघला हुआ है ना वो वाला पार्ट, तो वो फ्लो कर पाता है।
आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है, अब हम आ जाते हैं अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। हम जिस सरफेस पे खड़े हुए हैं ना, हमारा घर जिस सरफेस पे खड़ा हुआ है, अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है, पेड़ जिस अर्थ सरफेस पे खड़े हुए हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े डैम्स, ये जितनी भी चीज़ें अर्थ सरफेस पर हैं, ये आप बोल सकते हो कि अर्थ की कौन सी वाली लेयर में होती हैं, तो ये अर्थ की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसी क्रस्ट पे ये सभी की सभी चीज़ें सिचुएटेड होती हैं, लोकेटेड होती हैं। द थिकनेस इज अराउंड 5 to 60 किलोमीटर्स, ठीक है, और इस क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 50 से 60 किलोमीटर की होती है। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। देखो ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि अर्थ प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, बड़े बड़े पत्थर आकर के टकराए, आपस में हीट प्रोड्यूस हुई और फाइनली हम बोलते हैं कि प्लैनेट अर्थ जो है बन गया। लेकिन क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी कि जो प्लैनेट है वो काफ़ी गर्म था, फिर इसके बाद में ज्वालामुखी फटा तो गैस निकल आई बाहर, गैस वेपर्स के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, फिर सरफेस जो है ना थोड़ा सा ठंडा हुआ अर्थ का, तो गैस कंडेंस हो गई, फिर बारिश होने लगी। बारिश भी हम बोलते हैं कि कई 100 सालों तक चलती रही, जिसके कारण फर्दर अर्थ का जो सरफेस है वो और क्या हो गया, ठंडा हो गया, जिसके कारण लाइफ कि सर्वाइवल के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए। तो लोग जो है जिंदा रहने लगे कहाँ, अर्थ सरफेस के ऊपर। अब हुआ क्या, अगर हम बात करेंगे अर्थ के क्रस्ट की, भाई अर्थ का जो क्रस्ट है, आप इसको डायग्राम से समझ सकते हो, ये ठीक है। अर्थ का जो पूरा ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट आप बोल सकते हो कि पूरा इवन नहीं होता है ना। कभी कभी आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होते हैं, कुछ गड्ढे भी होते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप बोल सकते हो कि इंक्रीज भी हो जाता है ना। तो क्रस्ट आप बोल सकते हो कि जो इसकी जो इसका जो सरफेस है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं होता है। अर्थ के क्रस्ट में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्या हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं, और जब कई 100 सालों तक बारिश होती रही अर्थ सरफेस के ऊपर, तो जो बारिश का पानी है ना वो इन्हीं गड्ढों के अंदर आकर के भर गया, और बाद में जाकर के ये गड्ढे पता है क्या कहलाए गए, ये गड्ढे कहलाए गए समुद्र। तो क्या आपको समझ में आया कि ओशंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समुद्र कैसे बने, कि अर्थ सरफेस के ऊपर आप बोल सकते हो, या अर्थ क्रस्ट आप बोलो कि अर्थ क्रस्ट जो है वो इतनी इवन नहीं है, उसमें बहुत सारे क्या थे, बड़े बड़े गड्ढे थे। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय, जब कई सेंचुरीज तक बारिश होती रही, तो वो बारिश का पानी इन्हीं गड्ढों में आकर के भर गया, और फिर आगे जाकर के ये गड्ढे क्या कहलाए, ये कहलाए समुद्र या फिर ओशियंस। आई बात समझ में? तो अगर आप ओशन में भी जाओगे, ओशन के आप कहाँ पे चले गए हो, फ्लोर पे चले गए हो, बेड पे चले गए हो, तो कहने को तो डेफिनेटली जो समुद्र है वो काफ़ी गहरा होता है, और समुद्र की बिल्कुल समुद्र के फ्लोर पे जाना या उसके बेड पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो जो ओशन है उसका जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं जगह तो ख़त्म होगा ना। मतलब मैं आगे जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नीचे जाने की बात कर रही हूँ, कि अगर आप ओशन का जितना भी पानी भरा हुआ है उसके अंदर, उस पानी के बिल्कुल अगर आप डेप्थ में जाओगे तो एक हद के बाद, एक लिमिट के बाद में क्या होगा, वो पानी भी खत्म हो जाएगा, और फिर उस पानी के नीचे क्या होगा, उस पानी के नीचे अर्थ क्रस्ट ही तो होगी। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं कि ये क्या है, ये है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, और ये अर्थ क्रस्ट कहाँ है, बेसिकली ये अभी लैंड पोर्शन चल रहा है, ये लैंड पोर्शन की क्या है, अर्थ क्रस्ट है। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा गहरा गड्ढा आ गया, और इस गड्ढे में आप बोल सकते हो कि बहुत सारा जो पानी है वो आकर के भर गया। तो ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को ही हमने क्या नाम दे दिया है, इसको हमने नाम दे दिया है क्या, एक ओशन, यानी कि एक समुद्र। तो जब आप इस समुद्र की गहराई में जाओगे तो एक आप बोल सकते हो कि अल्टीमेटली एक जगह आएगी जहाँ पे जाकर के पूरा का पूरा जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद में नीचे आपको क्या दिखाई देगा, ओशन बेड दिखाई देगा। वो ओशन बेड क्या है, वो बेसिकली अर्थ क्रस्ट ही तो है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अर्थ क्रस्ट जो है ना इतनी इवन नहीं होती है, बहुत सारे इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उन्हीं गड्ढों में क्या भर चुका है, पानी भर चुका है, और वो गड्ढे अब क्या कहलाए जा रहे हैं, ओशन, यानी कि समुद्र कहलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इतना पूरा क्या है, इतना पूरा आप बोल सकते हो कि ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, ये क्या है, पूरी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये पूरा क्या है, अर्थ का क्रस्ट है। और इसके नीचे से आप बोल सकते हो कि क्या शुरू हो चुका है,
मेंटल शुरू हो चुका है, इसके नीचे क्या है, अपर मेंटल है। ये पूरी क्या है, रेड कलर की अपर मेंटल है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, अर्थ का क्रस्ट है। ये पूरा क्या है, अर्थ का क्रस्ट है, दिखाई दे रहा है। तो आप खुद ही बताओ, अर्थ का जो लैंड पोर्शन है, ये लैंड पोर्शन है, इस पे हम एक काम करते हैं ना, कुछ पेड़ भी बना देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, अर्थ का लैंड पोर्शन है। लैंड पोर्शन पे आप बोल सकते हो कि अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, पेड़ होते हैं, घर होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, सब कुछ होता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, अर्थ का जो लैंड पोर्शन है, इस लैंड पोर्शन का ये जो पूरा का पूरा जो अर्थ क्रस्ट है इसके नीचे, वो आपको ज़्यादा थिक दिखाई दे रही होगी, और समुद्र के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है उसकी थिकनेस आपको कम दिखाई दे रही होगी। आप खुद ही सोचो ना, ये क्या है, लैंड है, इस लैंड पोर्शन का जो अर्थ क्रस्ट है वो इतना चौड़ा है, लेकिन समुद्र के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है उसकी चौड़ाई आप देख सकते हो, उसकी थिकनेस आप देख सकते हो कि कैसी है, काफ़ी कम है। इसकी थिकनेस अर्थ क्रस्ट की यहाँ पे बस इतनी सी है, और यहाँ पे लैंड पोर्शन के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है उसकी थिकनेस देखो इतनी सारी है। तो थिकनेस यहाँ पे वेरी कर रही है या नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि, अरे कहाँ गया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द थिकनेस इज अराउंड 5 to 60 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। कॉन्टिनेंटल एरियाज का मतलब क्या है, अर्थ का लैंड पोर्शन। तो लैंड पोर्शन की जो क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, और ओशनिक एरिया की जो अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, कम होती है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ अंडर द ओशियंस इज थिनर। ओशियंस के अंडर जो क्रस्ट है वो कैसा होता है, पतला होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओशियंस के नीचे जो क्रस्ट है वो थिन है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज थिकर वेयर देयर इज अ लैंड या कॉन्टिनेंट्स इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि जिन लैंड पोर्शन पर क्या है, पहाड़ वगैरह हैं, तो पहाड़ वाले रीजन पे तो हम बोलते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है, उनके नीचे की जो अर्थ क्रस्ट है वो और क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो ओशन के नीचे क्रस्ट कैसी है, थिन है, और लैंड पोर्शन के नीचे जो क्रस्ट है वो कैसा है, थिक है। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हेवियर रॉक्स, और ये जो क्रस्ट है ये किसका बना होता है, भारी भरकम रॉक्स का बना होता है। सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स, और आप बोल सकते हो कि सिलिका और एल्यूमिनियम क्या है, क्रस्ट को बनाने वाले मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स हैं। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। अच्छा, अब क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपर वाला जो अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का, तो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप अभी तक हमने अपने प्लेनेट अर्थ की जितनी भी लेयर्स पढ़ी हैं वो सबको समझ में आई होंगी कि सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, कोर है। कोर को भी हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर में जो मेटल्स हैं हमारे वो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर डेफिनेटली ज़्यादा है, 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इनर कोर के जो उसको बनाने वाले जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में हैं। अगर हम बात करेंगे आउटर कोर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, काफ़ी ज़्यादा है, इनर कोर से कम है लेकिन फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि आउटर कोर को बनाने वाले जो मेटल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, जिसके कारण जो आउटर कोर है वो कैसी है, लिक्विड स्टेट में है। फिर इसके ऊपर आता है क्या, मेंटल। तो मेंटल के भी दो पार्ट्स हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल आप बोल सकते हो कि उसके जस्ट नीचे कौन होता है, आउटर कोर होती है। तो आउटर कोर से जो हीट है वो कहाँ जाती है, लोअर मेंटल में आ जाती है, जिसके कारण लोअर मेंटल के जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं, पिघले हुए रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मैग्मा बोलते हैं। फिर जो अपर मेंटल है उसके पत्थर जो है ना पिघले हुए नहीं रहते हैं। फिर अपर मेंटल के ऊपर कौन आती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट। तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है, और आप बोल सकते हो कि ओशंस के नीचे जो क्रस्ट है वो थिन होती है, लैंड पोर्शन के नीचे जो क्रस्ट है वो कैसी होती है, थिक होती है, हैवी रॉक्स की बनी होती है। ये आई आपको बात समझ में। और इसको बनाने वाले मिनरल्स कौन से होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। और क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो होता है मेंटल का, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। इनको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं आपस में, ठीक है। चलो, द होल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज़ नॉट। अच्छा, अब यहाँ से एक मज़ेदार पार्ट शुरू होने वाला है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि मैम हमको तो अर्थ को एक पढ़ना था, आप ये अर्थ का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप हमको क्यों समझा रहे हो। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि जो अर्थक्वेक्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। द होल क्रस्ट, अगर हम बात करेंगे किसकी, अर्थ के क्रस्ट की, जैसे कि इस वाले डायग्राम को आप देखो, तो इस डायग्राम में आपको पूरा का पूरा अर्थ का जो क्रस्ट है
ये वाला आउटर लेयर, ठीक है ना। अर्थ का जो क्रस्ट है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी यूनिफॉर्म, मतलब कि एज एन आपको एक सिंगल पीस दिखाई दे रहा है ना। देखने में ऐसे ही लगता है कि आप दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी स्टेट में क्यों ना चले जाओ, इंडिया में ही, है ना, किसी भी दूसरे देश में क्यों ना चले जाओ, अर्थ का जो सरफेस होता है, इसका जो क्रस्ट होता है वो हमको एक सिंगल पीस नज़र आता है ना नज़र। लेकिन असली में अंदर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है ना, ये कई सारे पीसेस का बना होता है। आपने वो देखा ना, बचपन में आपने सॉल्व किया होगा वो पज़ल वाला गेम, कि उस पज़ल के ना कई सारे ऐसे छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उन सभी पीसेस को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, एक इमेज कंप्लीट कर देते हैं। बेसिकली पज़ल को हम कंप्लीट करते हैं। तो कुछ इसी तरीके से अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, ये क्रस्ट लेयर जो है ना एक सिंगल पीस नहीं होता है, बल्कि कई सारे पीसेस से मिल करके क्या बनता है, ये क्रस्ट लेयर बनती है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि कहाँ गया, द होल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो पूरा का पूरा क्रस्ट है अर्थ का वो एक पीस में नहीं है। द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ मेनी ह्यूज पीसेस ऑफ फ्लैट रॉक्स रादर लाइक टाइल्स ऑन अ बाथरूम लाइक फ्लोर। जैसे कि हमारे मतलब बोला गया है कि ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है ये बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस का तो बना हुआ है क्रस्ट लेयर, लेकिन बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं हैं, बड़े बड़े पीसेस हैं। जैसे कि फ्लैट रॉक्स भी कैसे, हमारे घर में या बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगी होती है ना फ्लोर पर, तो आपने देखा होगा कि टाइल्स कितने पीसेस की, मतलब टाइल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, पीसेस में डिवाइडेड होती हैं, एक टाइल दूसरी टाइल, लेकिन सभी टाइल्स आपस में कुछ ऐसी जोड़ी जाती हैं कि जो बाथरूम का जो फ्लोर है वो काफ़ी स्मूथ बन जाता है। ऐसा ही कहाँ होने वाला है, क्रस्ट लेयर के साथ भी होने वाला है कि जो क्रस्ट लेयर है वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि वो कई सारे पीसेस की बनी हुई हैं। वो पीसेस कैसे हैं, सभी के सभी बड़े हैं, है ना। वो पीसेस कैसे हैं, सभी के सभी काफ़ी बड़े हैं। और कैसे नज़र आते हैं, तो जैसे कि बाथरूम के फ्लोर पर टाइल्स लगी होती है ना, वैसे ही ईच पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ टेक्टोनिक प्लेट। और हर एक अर्थ क्रस्ट का जो पीस है उसे हम क्या बोलते हैं, एक टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो कि अर्थ क्रस्ट, आसान शब्दों में समझा देती हूँ कि जो अर्थ क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट्स की बनी होती हैं। हाँ, ये प्लेट्स आपस में काफ़ी अच्छे तरीके से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो देखने में हमको लगता है कि अर्थ क्रस्ट जो है वो क्या है, एक सिंगल पीस ही है, जबकि वो सिंगल पीस नहीं होता है, वो कई सारे पीसेस का बना होता है। और वो पीसेस कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। और कैसे नज़र आते हैं, जैसे कि बाथरूम के फ्लोर पे टाइल्स लगी होती है ना, वैसे नज़र आते हैं, काफ़ी फ्लैट पत्थरों से बने होते हैं, है ना। तो इन्हीं पीसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। हर एक पीस को क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक प्लेट बोलेंगे। दस द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेट्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। द प्लेट्स ऑफ अर्थ ऑन विच कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। अब भाई जैसे कि हमको पता है कि अर्थ सरफेस पे आपको पानी भी दिखाई देगा, लैंड पोर्शन भी दिखाई देगा, है ना। तो अर्थ की वो वाली प्लेट्स जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स यानी कि लैंड पोर्शन प्रेजेंट होता है, इसको ड्रॉ करके समझें क्या। जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है ना। ये पूरा क्या है, अर्थ क्रस्ट है। इसको और अच्छे से बनाते हैं, चलो। ये पूरा क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, लैंड पोर्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, समुद्र हो गया, यहाँ पे पानी हो गया। तो समुद्र के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है वो पतली है, और लैंड के नीचे जो अर्थ क्रस्ट है वो कैसी है, मोटी है, चौड़ी है, थिक है। अब जैसे कि हमको बताया गया है यहाँ पे कि भैया जो अर्थ क्रस्ट है वो ऐसी कंटिन्यूस नहीं होती है, वो ऐसी एक ही पीस नहीं होता है, बल्कि अर्थ क्रस्ट बहुत सारे पीसेस का बना होता है। और हर एक पीस को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको बनाने का तरीका जो है ना हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, अब हम क्रस्ट को कैसे बनाएंगे, अब इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अभी भी ठीक से नहीं बना, फिर से बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। तो आपको फिर यहाँ पे अभी दो अलग अलग प्लेट्स दिखाई दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, एक ये वाली प्लेट और एक ये वाली प्लेट।
इस प्लेट के ऊपर क्या है, लैंड पोर्शन है, और इस प्लेट के ऊपर आप बोल सकते हो कि क्या है, पानी वाला पोर्शन है, यानी कि ओशन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द प्लेट्स ऑफ अर्थ ऑन विच, वो वाली प्लेट्स अर्थ की जिसके ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लैंड पोर्शन एग्जिस्ट करता है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो ये कौन सी प्लेट हो गई, इसको मैं अलग कलर से अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये वाली कौन सी प्लेट हो गई, ये हो गई कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्यों, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर क्या है, अर्थ का लैंड पोर्शन है। और इसके बाद में वेयर एज दोज प्लेट्स ऑफ द अर्थ ऑन विच ओशियंस एग्जिस्ट आर कॉल्ड ओशियनिक प्लेट्स, और वो वाली प्लेट्स अर्थ की जिनके ऊपर ओशियंस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओशियनिक प्लेट। तो ये क्या हो जाएगी, ओशियनिक प्लेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, इस प्लेट के ऊपर क्या है, ओशन है, इसलिए ओशियनिक प्लेट। और इस प्लेट के ऊपर क्या है, लैंड पोर्शन है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। The plates of crust are in fact very very large fragments of the earth crust। और ये जो प्लेट्स होती है ना, ये छोटी छोटी नहीं होती है, ये जो प्लेट्स हैं ये क्या होती हैं, काफ़ी ह्यूज फ्रेगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के। तो ऐसा मत मानना कि जैसे पजल में बहुत सारे छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, एक पजल ऐसी भी तो आती है ना जिसके टोटल 4 पीसेस होते हैं, 1 2 3 4, और चारों को आपस में आप जोड़ देते हो। वैसे ही आप समझ सकते हो कि अर्थ का जो पूरा क्रस्ट है वो भी पीसेस से तो बना है, लेकिन ये पीसेस क्या होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, जायंट होते हैं, इसीलिए इनको हम पीसेस नहीं, इनको हम प्लेट्स बोलते हैं। हर एक अर्थ क्रस्ट के पीस को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट कई सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की बनी होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट जिनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके ऊपर ओशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओशनिक प्लेट्स। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। The solid plates which make up the Earth's crust are floating on the partially molten rocks of mantle beneath। क्या बोला यहाँ पे, अब आपको समझ में आया। मैंने आपको बताया था कि जो आप बोल सकते हो कि जो मेंटल है, ठीक है ना, मेंटल को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आउटर वाला मेंटल और एक इनर वाला मेंटल। तो इनर वाला मेंटल में हम बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, मैग्मा। मैग्मा मतलब क्या, कि पिघले हुए पत्थर। अब जब पत्थर पिघले हुए हैं तो जो मैग्मा है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। अपर वाली जो मेंटल है वो आप बोल सकते हो कि उसके जो पत्थर हैं वो पिघले नहीं रहते हैं। तो भाई अगर हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट की, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट एग्जैक्टली कैसे बनती है, सिर्फ अर्थ के क्रस्ट वाली लेयर से नहीं बनती है, उसमें आप बोल सकते हो कि जो अपर मेंटल है वो भी शामिल होता है। आई बात समझ में, ये बात बिल्कुल सही है कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो पीसेस की बनी होती है, और इन्हीं पीसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स को बनाने के लिए ना जो अपर वाला मेंटल है वो भी साथ में आ जाता है। अब हुआ क्या, अपर मेंटल के नीचे है क्या, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब आप खुद ही बताओ ना, एक कटोरी में जो है ना, या एक बड़े से बोल में आप क्या करो, पानी भर लो, और पानी भरने के बाद में जो है उसमें आप एक छोटी सी प्लास्टिक की बॉल डाल दो। अब वो जो एक क्या, अगर आपके पास 5-6 प्लास्टिक की बॉल्स हैं हल्की वाली, वो आप डाल दो, सभी के सभी जो प्लास्टिक की बॉल्स होंगी क्या वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगी, नहीं। क्यों, क्योंकि उनके नीचे क्या है, उनके नीचे है पानी, और पानी क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो क्योंकि आप बोल सकते हो कि पानी फ्लो कर रहा है, जिसके कारण उनके ऊपर जो बॉल्स हैं वो भी क्या होंगी, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड नहीं रहेंगी। हाँ, वो ऐसी बढ़ेंगी नहीं, लेकिन हाँ वो अपनी जगह पे फिक्स्ड भी नहीं रहेंगी। सेम हाल किसका होता है, हमारी अर्थ क्रस्ट का, टेक्टोनिक प्लेट्स का होता है, क्योंकि उन प्लेट्स के नीचे क्या है, आप बोल सकते हो कि द सॉलिड प्लेट्स which make up the earth's crust are floating on partially molten rocks of mantle beneath। नीचे आप बोल सकते हो कि आधे पिघले हुए जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, बेसिकली फ्लोट करते हैं। तो ऐसे पार्शली मॉल्टन रॉक्स के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण वो प्लेट्स भी क्या करती हैं, धीरे धीरे से फ्लो करती हैं। Due to convection currents taking place in the mantle, the plates of the Earth's crust are moving around very slowly, very slowly। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेंटल ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। मेंटल में जैसे कि हमने देखा था कि नीचे से जो अपर कोर है, ठीक है ना, जो आउटर कोर है, वो आउटर कोर से क्या हो रहे थे, हीट के करंट्स आ रहे थे। भाई आउटर कोर तो बहुत गर्म है ना, तो उस आउटर कोर से क्या हो रहा था, हीट करंट्स आ रहे थे, और इन हीट करंट्स के कारण ही जो मेंटल है उसके पत्थर पिघल रहे थे, और पिघल तो रहे थे लेकिन वो पिघली हुई जो मैग्मा है वो क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। हीट करंट्स के कारण ही, कन्वेक्शन करंट्स के कारण ही जो मैग्मा है वो फ्लो कर रहा था।
तो होता क्या है कि ड्यू टू कन्वेक्शन करंट टेकिंग प्लेस इन द मेंटल, द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर मूविंग अराउंड वेरी वेरी स्लोली। तो जैसे कि पानी के ऊपर पड़ी हुई प्लास्टिक की बॉलें मूव करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती है धीरे 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 धीरे, वैसे ही क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी क्या करती हैं, धीरे धीरे हम बोलते हैं कि मूव करती रहती हैं। इतने स्लोली मूव करती हैं क्योंकि उनके नीचे जो मैग्मा है वो भी क्या कर रहा है, कन्वेक्शन करंट्स के कारण फ्लो कर रहा है। तो उसके फ्लो करने के कारण ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी क्या करती हैं, मूव करती हैं, लेकिन इतने स्लोली मूव करती हैं कि हमको रियलाइज ही नहीं होता। आप खुद ही बताओ, हम खुद भी क्या हैं, आप खुद भी क्या हो, एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही खड़े हुए हो, बैठे हुए हो। क्या इस समय आपको टेक्टोनिक प्लेट ऐसी हिलती हुई नजर आ रही है क्या, ये हिलती हुई रियलाइज हो रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मोशन है वो काफी स्मूथ होता है, काफी स्लो होता है। द रीजन द अर्थक्वेक्स अकर इन दैट अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स विच आर एबल टू मूव। अब ये अर्थक्वेक्स का जो रीजन है वो क्या है, वो यही है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो बेसिकली बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स की बनी होती हैं, और ये प्लेट्स क्या होती हैं, मूव कर सकती हैं। अर्थक्वेक्स अकर मोस्टली एट द एज ऑफ मूविंग प्लेट्स ऑफ द क्रस्ट और बाउंड्रीज ऑफ द मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ। क्या मतलब हुआ, ये अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं, इन मूविंग मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के जो एजेस हैं उन्हीं में क्या होता है, अधिकतर समय अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप ये वाली लाइन समझ लोगे। कहाँ लिखा हुआ था, ये तो हमने पढ़ लिया था ना कि द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड द लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में क्या होती है, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स बनती हैं। आई बात समझ में? और कहाँ गया, और हमने एक लाइन छोड़ी थी ना, वो लाइन मुझे दिखाई नहीं दे रही। द प्लेट्स ऑफ द अर्थ ऑन विच, ये तो हमने पढ़ लिया था। चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे उसको हम। चलो अब क्या है, द अर्थक्वेक अकर व्हेन द मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक्स जो है ना वो एक्चुअली कब होते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, स्लाइड पास्ट वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से आप बोल सकते हो कि आगे पीछे खिसक जाती हैं। जैसे कि अगर ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूसरी है, तो वो क्या कर रही है, एक दूसरे के ऐसे स्लाइड कर रही हैं, है ना, घिसट रही हैं एक दूसरे के साथ। फिर कोलाइड विद वन अनदर, कि एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, अब टकरा रही हैं। तो दो कारणों की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। पहला कारण क्या, देखो आने तो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स के कारण ही हैं, लेकिन कैसे, कि अगर प्लेट्स क्या कर रही हैं, आपस में ऐसे घिसट रही हैं, ऐसे ऐसे, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या इनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो या तो घिसट रही हैं या कोलाइड कर रही हैं। इन दो रीजंस के कारण ही क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। द प्लेट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट आर मेड ऑफ ह्यूज रॉक्स हैविंग रफ एजेस। अब ये जो प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट की, भाई अर्थ क्रस्ट में क्या है, पत्थर ही तो है ना, तो जो प्लेट्स बनती हैं अर्थ क्रस्ट की वो भी क्या होती हैं, बड़े बड़े पत्थरों से ही बनी होती है, जिसके जो एजेस हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी रफ होते हैं। एक होता है एजेस का बहुत ही स्मूथ होना, है ना। देखो अब आप लोग बोले कि मैम चलो ये तो समझ में आ गया कि जब दो प्लेट्स क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, आपस में टक्कर मार रही हैं, तो टक्कर मारेंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये जो प्लेट्स हैं वो क्या करेंगी, तेजी के साथ में मूव होंगी। ऐसा नहीं है कि ये प्लेट्स मूव कर नहीं रही होती, ये मूव कर रही होती, लेकिन बहुत ही स्लोली स्लोली। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, इसलिए हम रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, ये जो प्लेट्स हैं वो आपस में आकर के कुछ जोर से ही टकरा गई। तो जब जोर से टकरा गई तो अर्थ सरफेस हिल गया, यानी कि अर्थक्वेक आ गया। वो चीज हमने रियलाइज कर ली, वो चीज हमने महसूस कर ली। अब आप बोलोगे कि मैम टकराने से अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो भी समझ में आता है, लेकिन अगर प्लेट्स क्या कर रही हैं, आपस में ऐसे 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 घिसट रही हैं, तो फिर अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्थ की जो मतलब जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं क्रस्ट की, वो कैसे बनी होती है, बड़ी बड़ी पत्थरों की, रॉक्स की बनी होती हैं। और इनके जो एजेस है ना वो कोई स्मूथ नहीं होते हैं, रफ होते हैं। यानी कि अगर सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट है तो आप बोल सकते हो कि इसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, ऐसा ऐसा रफ होता है। और अगर मैं दूसरी टेक्टोनिक प्लेट भी बनाऊं तो वो कुछ इसका सरफेस भी कैसा होगा, ऐसा रफ होगा। तो जब ये दोनों ही प्लेट्स क्या करेंगी, आपस में ऐसे घिसटेंगी ना, स्लाइड करेंगी एक दूसरे के साथ, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों ही प्लेट्स के जो रफ एजेस होंगे, इन दोनों ही प्लेट्स के जो रफ एजेस होंगे वो क्या करेंगे, स्लाइड करते टाइम जो है ना एक दूसरे में फंस जाएंगे। रफ एजेस क्या कर रहे हैं, प्लेट्स के एक दूसरे में फंस जा रहे हैं, घुस जा रहे हैं। कब, जब दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे की साइड में साथ में स्लाइड करती हैं। तो क्योंकि रफ एजेस क्या कर रहे हैं, आपस में फंस रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो रगड़ होगी ना वो ऐसी स्मूथ नहीं होगी, वो रगड़ कैसी होगी, काफी रफ होगी, और इतनी रफ होगी कि धरती कांप जाएगी। और इस कांपने को ही हम रियलाइज करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई अर्थक्वेक आ गया है। आई बात समझ में। सो
ड्यू टू देयर हाईली रफ एजेस द मूवमेंट ऑफ द टू क्रस्ट प्लेट्स रिलेटिव टू वन अनदर इज नॉट स्मूथ, क्योंकि इनके एजेस कैसे हैं, रफ हैं, जिसके कारण इनका जो रिलेटिव मूवमेंट होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो इतना स्मूथ नहीं होता है. व्हेन द ह्यूज प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट स्लाइड पास वन अनदर दे रब अगेंस्ट वन अनदर ferociously and the rocks on their edges get entangled. तो जब प्लेट्स जो है ना कुछ इस तरीके से क्या करती हैं, आपस में घिसटती हैं, तो उनकी जो रफ एजेस होते हैं वो आपस में बेसिकली एंटेंगल हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं. ड्यू टू entanglement of the rocks at their edges the two crust plates stop moving for some time. अब क्या होता है कि जब रफ एजेस ही क्या हो गए आपस में, मतलब आप इसको ऐसे समझो ना, अगर आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे स्लाइड करो तो हाथ आपके बहुत ही इजीली स्लाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाओगे तो ये देखो ये दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने में. एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है कि जब दो प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में कुछ इस तरीके से स्लाइड करती हैं, तो इनको स्लाइड होने में दिक्कत जाती है. क्यों? क्योंकि इनकी जो सरफेसेज हैं, जो इनकी जो एजेस हैं, वो कैसे हैं, काफी रफ हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि इस फंसने के कारण, एंटेंगलमेंट के कारण रॉक्स के एजेस के द टू क्रस्ट प्लेट्स स्टॉप मूविंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो मूव करना बंद कर देती हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द प्लेट्स आर स्टिल पुशिंग अगेंस्ट वन अनदर एंड ट्राइंग टू मूव बट दे आर नॉट मूविंग ड्यू टू एंटेंगलमेंट ऑफ देयर रॉकी एजेस. अब इस समय क्या हुआ, बेचारी फंस गई. फंसने के कारण क्या हुआ, प्लेट्स ने मूव करना बंद कर दिया. भले ही मूव करना बंद करा है, लेकिन उस समय वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो जो फंसी हुई है ना, वो उस फंसने से बाहर निकल आए. This builds up a pressure between the two plates of the crust. और इससे क्या होता है, इन दोनों ही प्लेट्स के बीच में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. When sufficient pressure has been built up between the two plates, the entangled rocks of the two plates break upon with a big jolt. और जब sufficient pressure जो है ना बिल्डअप हो जाता है, तब आप बोल सकते हो कि जो entangled rocks हैं, जो रॉकी एजेस हैं दोनों प्लेट्स के, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक ओपन हो जाते हैं विद अ बिग जॉल्ट, यानी कि एक झटके के साथ अलग होते हैं. When the entangled rocks of the two crust plates break upon suddenly with a big jolt, the earthquake occurs, releasing a tremendous amount of energy. आप खुद ही सोचो ना, अगर आप कुछ इस तरीके से अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाना चाह रहे हो तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी. हो सकता है कि बीच में आकर की जो फिंगर्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना कर पाए. क्यों? क्योंकि फंस गई है ना, क्योंकि सरफेसेस कैसे थे, काफी रफ थे. तो अब जब इनको आपको फिर से स्लाइड करवाना होगा तो आपको एक प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो जब इनके बीच में एक सफिशिएंट प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, फिर क्या होगा, एक झटके के साथ ये फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होकर के अलग अलग हो जाएंगी. सेम केस कैसा होता है, क्रस्ट की प्लेट्स के साथ होता है, क्योंकि उनकी जो सरफेसेस है, उनके जो एजेस हैं, वो कैसे हैं, पथरीले हैं, रफ हैं. तो होता क्या है कि जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है ना, तो रॉकी एजेस क्या हो जाते हैं, आपस में फंस जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं. और एंटेंगल होने के कारण वो जो प्लेट्स हैं वो कुछ समय के लिए मूव करना बंद कर, क्योंकि फंस गई है ना, उनके जो रफ एजेस हैं वो आपस में उलझ गए हैं. तो इस उलझने के कारण जो प्लेट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए मूव करना बंद कर देती हैं. भले ही वो मूव करना बंद कर रही हैं, लेकिन वो इस समय भी क्या कर रही हैं, एक दूसरे से अलग जाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का मार रही हैं, जिसके कारण एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है. और इस प्रेशर के कारण क्या होता है कि फाइनली जो रॉकी एजेस हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन एक झटके के साथ सेपरेट होते हैं. तो आप बोल सकते हो कि अर्थक्वेक हम बोलते हैं कि इस समय आ जाता है, क्योंकि भाई प्लेट्स के, हम जिस सरफेस पे खड़े हैं उसी सरफेस को बनाने वाली जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, इस तरीके से उलझ रही हैं, फंस रही हैं, अलग हो रही हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये फंस करके क्या होंगी, निकलेंगी ना बाहर, सेपरेट होंगी, उस समय एक तेज झटका लगेगा, उस समय अर्थक्वेक आएगा, रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर बन चुका था दोनों ही उलझी हुई प्लेट्स के बीच में कि जब ये आपस में सेपरेट होती हैं तो एक प्रेशर रिलीज होता है. इस प्रेशर के कारण ही प्लेट्स क्या हो जाती हैं, हिल जाती हैं, अर्थ सरफेस हिल जाता है और एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. This sudden release of tremendous amount of energy produces shock waves, जिनको हम seismic waves भी कहते हैं, which make the earth shake. और इस सडन रिलीज, भाई बेसिकली एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था दोनों ही प्लेट्स के बीच में. अब जब ये सेपरेट हुई तो वो प्रेशर, बेसिकली उस प्रेशर से क्या हुआ है, वो रिलीज हुई हैं. ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जिस समय वो आपस में से अलग होती हैं उस समय
एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी के कारण ही हम बोलते हैं कि अर्थ सरफेस पे क्या होता है, कुछ शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिसके कारण अर्थ हिलने लग जाती है। आफ्टर द अर्थक्वेक द प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट स्टार्ट मूविंग अगेन एंड कंटिन्यू टू मूव अंटिल दे गेट एंटेंगल्ड अगेन। और एक बार सेपरेट हो गई, जैसे बच्चे नहीं कि कुछ उन्होंने जो ना शैतानी कर दी, अब उसमें वो फंस गए, फंसने के बाद क्या वो रोने लग गए। फिर इसके बाद में मम्मी आई, उनने जो है ना, जैसे अगर वो सपोज गिर गए हैं चलते चलते, तो मम्मा आई, उनने उठा करके उनके कपड़े वगैरह झाड़े और बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, कहीं नहीं लगी। फिर बच्चे क्या करेंगे, बहल करके फिर से शैतानी करने में लग जाएंगे। सेम केस यहाँ भी होता है कि अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स है वो पहले आपस में फंस गई थी, तो उन्होंने मूव करना बंद कर दिया था। अब जैसे ही वो एक दूसरे के साथ झटके से अलग होंगी, अलग होने के बाद में वो फिर से मूव करना शुरू कर देंगी। कब तक, जब तक कि वो फिर आपस में उलझ नहीं जाती। When two plates of the Earth's crust, moving in opposite direction collide with each other head-on, then the ends of these crust plates buckle and fold, forming a new mountain and causing earthquakes. अब ये तो हुआ क्या, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कैसे जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं प्लेट्स तो अर्थक्वेक आते हैं। अब क्या हुआ कि अब दो प्लेट्स आ रही हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, आपस में आकर के कोलाइड हो रही है, इनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। तो होगा क्या कि एक प्लेट जो होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। जैसे कि ये दोनों प्लेट्स आ रही हैं, इनके बीच में टकराव हुआ, टकराने के बाद क्या हुआ, एक प्लेट नीचे आ गई और ऊपर वाली उसके ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे क्या वो देखो माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर हेड ऑन, देन द एंड्स ऑफ दीज crust plate buckle and fold, forming new mountains and causing earthquake। तो एक ऊपर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, नए माउंटेन बन गए, नए पहाड़ बन गए। तो मैंने आज आपको ये भी बता दिया कि पहाड़ कैसे बनते हैं और ये भी बता दिया कि नदियाँ या समुद्र कैसे बनते हैं। A tremendous amount of energy is released when two huge plates of the earth's crust collide with each other। और जब दो अर्थ क्रस्ट की प्लेट्स कोलाइड होती हैं तो भी हम बोलते हैं कि ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। दिस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी सेंड्स शॉक वेव्स या सेस्मिक वेव्स थ्रू आउट द अर्थ। और यही क्या होती है, जो ट्रिमेंडस अमाउंट की जो एनर्जी रिलीज हुई है, चाहे प्लेट्स क्या हो, उलझ करके सेपरेट हो, या प्लेट्स क्या हो, कोलाइड हो, ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है और यही एनर्जी क्या करती है, शॉक वेव्स भेजती है कहाँ, अर्थ सरफेस में। When these shock waves reach the surface of the earth, the ground starts shaking violently। आई ना बात समझ में कि अगर प्लेट्स फंस करके सेपरेट हो रही हैं प्रेशर के साथ, या एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, दोनों ही केसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को अर्थ सरफेस के ऊपर भेजा जाता है, कैसे, शॉक वेव्स के फॉर्म में। और इन्हीं शॉक वेव्स के कारण जब ये शॉक वेव्स अर्थ सरफेस पे आती हैं तो अर्थ जो है, जो ग्राउंड है, वो शेक करने लगता है वॉयलेंटली, और इसी शेकिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इन दिस वे द कोलिजन ऑफ टू मूविंग प्लेट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट आल्सो कॉजेज अर्थक्वेक। इन फैक्ट Earth's plates in Himalayan regions push against one another या collide with one another, raising the mountains and causing earthquakes। यानी कि हिमालयन रीजन में भी उनके नीचे जो अर्थ की प्लेट्स हैं वो भी क्या करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, पुश करती हैं, जिसके कारण माउंटेन को वो और ऊंचा बना देती हैं और अर्थक्वेक्स वहाँ भी आते हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं भाई, जहाँ जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स होंगी, जहाँ वो आपस में उलझेंगी या वो टकराएंगी, तो वहाँ पे अर्थक्वेक्स आ ही जाएंगे, ठीक है। If however a moving oceanic plate collides head on with a continental plate, land plate, then the oceanic plate goes under the continental plate into the mantle and the continental plate buckles and folds to form a new mountain। अगर क्या हो रहा है, एक oceanic plate कॉन्टिनेंटल प्लेट से यानी कि लैंड प्लेट से क्या हो रही है, टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा, जो ओशनिक प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी कॉन्टिनेंटल प्लेट के, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होकर के क्या बना लेगी, एक नया पहाड़ बना लेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे आप क्या हो रहा है, ओशनिक प्लेट आ रही है। तो जो ओशनिक प्लेट है वो क्या हो जाएगी, अंदर घुस जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी और एक नया पहाड़ बना लेगी। दिस कोलिजन ऑफ एन ओशनिक प्लेट एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑल्सो कॉजेज एन अर्थक्वेक। भाई प्लेट्स तो चाहे कोई सी भी हो, अगर दो ओशनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं या आपस में उलझ करके निकल रही हैं तो भी अर्थक्वेक होगा। अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स यानी कि लैंड प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो भी अर्थक्वेक होगा। अगर एक ओशनिक प्लेट या एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में आकर के टकरा रही है तो भी क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। प्लेट्स जहां आपस में टकराई या उनके बीच में क्या हुआ है, वो फंस करके
सेपरेट हुई हैं, दोनों ही केसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी है ये सेस्मिक या शॉक वेव्स के थ्रू अर्थ सरफेस में भेजी जाती हैं और अर्थ सरफेस में क्या होता है, जब ये शॉक वेव्स आती हैं तो अर्थ सरफेस कांपने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स बोलते हैं। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ बिग मेटेरॉइड हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड ऑन। Most of the earthquakes are however caused by the movements of the earth's place। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से earthquakes होते हैं, ठीक है। पूरा आज के सेशन में हमने अर्थ का स्ट्रक्चर समझा है, प्लेट्स कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, वो हमें समझ में आ गया। कुछ 6 या 7 प्लेट्स से जो है ना पूरी की पूरी जो अर्थ क्रस्ट है वो बनी होती है। फिर ये प्लेट्स कैसे आपस में टकरा रही हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्लेट्स आपस में फंस करके उलझ करके निकल रही हैं, सेपरेट हो रही हैं, या अगर वो आपस में हेड ऑन उनका कोलिजन हो रहा है, दोनों ही केसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी शॉक वेव्स के फॉर्म में कहाँ जाती है, अर्थ के सरफेस में जाती है। अर्थ की सरफेस में आकर के जब ये शॉक वेव्स आती हैं तो इन शॉक वेव्स के कारण जो अर्थ सरफेस है वो ऐसे कांपने लग जाता है, यानी कि वहाँ पे भूकंप आ जाता है और इसी कंपन को, वाइब्रेशन को, शिवरिंग को, शेकिंग को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो आज के सेशन में हमने बात करी अर्थक्वेक्स के बारे में। अगले सेशन में हम अर्थक्वेक्स के बारे में ही कुछ और बातों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। जैसे विजिट करोगे ये वाला पेज आ जाएगा आपके सामने, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। क्लास 8 के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। साइंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगा क्लास 8 साइंस बाय विभूति खरे। जैसे ही आप फर्स्ट चैप्टर पे क्लिक करोगे तो इस फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है अपना इंट्रोडक्शन वाला वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के यहाँ पे सभी लेक्चर्स देख सकते हो, एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलेंगे यहाँ पे आपको लेक्चर्स, दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।